नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ फिर से सक्षमता परीक्षा के सभी मुद्दों पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं नीरज कुमार सर, मैं अवधेश कुमार जी, और मैं आपसे आपको सक्षमता परीक्षा के विषय में विशेष जानकारियों को साझा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो सर से मेरा पहला सवाल होगा, सर आप बताएंगे कि सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग कब होगी? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले सारे शिक्षक साथियों को और आपको भी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सक्षमता परीक्षा जो है इसकी काउंसलिंग की जहां तक बात कर रहे हैं तो इसकी परीक्षा की काउंसलिंग का जो है टाइम 15 अप्रैल को रखा गया था। 15 के बाद जो है फिर से इसमें तब्दीली आई और 17 अप्रैल को कहा गया है। और चूंकि ये क्रम बदल क्यों रहा है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव का बिल्कुल बच गया है, सारी चीजें उसमें जारी है। तो चुनाव आयोग से जो है इसकी अनुमति दी जा रही है। अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द, इसकी काउंसलिंग जो है बहुत जल्द होने की बात है और पटना में ही होगी, ये तो स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा, पटना में ही होगी और जल्दी घोषणा होगी इसकी ना? ठीक है सर। तो काउंसलिंग में किन कागजातों के साथ अभ्यर्थियों को जाना होगा सर, इसके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल में? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत सारे शिक्षकों को देखते हैं कि इसके बीच में बड़ा उधेरबुन की स्थिति में है। कोई कहते हैं कि सर्विस बुक का सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ। तो आप जान जाइए कि इस काउंसलिंग में जो है वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने फॉर्म फिलअप करने में दिया है, और अपने साथ फोटो वगैरह तो ले ही लें, जो आपने फॉर्म फिलअप में जो दिया है वही फोटो ले जाए। तो ये सारी बातें हैं, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ याद रखें कि आपको डॉक्यूमेंट्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिलअप में दिया है, उसमें फिलअप करने के समय आपने दिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ले जाना है। जिसमें 2 प्रति जो है इसकी जेरॉक्स कॉपी ले लेंगे, एक मूल प्रति ले लेंगे, वो उसको साथ में दिखाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो फॉर्म भरने में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में जाना है, साथ में फोटो भी लेके जाना है? जी ठीक है सर। अच्छा, ये बताएंगे सर कि फेज 2 और फेज 1 में जो चयनित शिक्षक होंगे काउंसलिंग में, तो क्या उनकी वरीयता एक समान होगी या फिर दोनों में भी कोई अंतर होगा? जी बिल्कुल सुंदर सा सवाल है कि जो है फेज 1 और फेज 2 के जो सक्षमता परीक्षा पास किए हुए नियोजित शिक्षक होंगे। फेज 1 की जो सक्षमता परीक्षा स्वाभाविक है, वो पहले सक्षमता पास कर रहे हैं और फेज 2 वाली उसके बाद कर रहे हैं। तो वरीयता जो है कर्म, अगर किसी ने 2010 में मेट्रिकुलेशन किया है, किसी ने 2011 में मेट्रिकुलेशन किया है, तो 2010 वाले स्वतः जो है 2011 वाले से सीनियर हो जाते हैं। ठीक यही कर्म उसमें लागू होता है कि फेज 1 में जो परीक्षा पास करके आए हैं वो फेज 2 वाले सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक से सीनियर होंगे। फेज 1 के चयनित शिक्षक फेज 2 के तुलना में वरीय होंगे। अगर सक्षमता परीक्षा में जो कुछ मौके बचे हुए हैं, जिन लोगों ने पहले भी एग्जाम दिए, तो अगर उनके पास जो कुछ मौके बचे हुए हैं, अगर उन मौकों में वो फिर से अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या वो सारे मौके गंवा देते हैं, तो क्या उनकी नौकरी रहेगी या नौकरी जाएगी सर? जी बिल्कुल सुंदर सा प्रश्न है कि ये जो 5 मौके दिए गए हैं, 5 मौके में 3 जो है ऑनलाइन है और 2 जो है ऑफलाइन है, तो ये 5 में अगर कोई नियोजित शिक्षक जो है अनुत्तीर्ण ही होते हैं, सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इन्होंने हाईकोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है और साथ ही साथ सरकार भी इससे पहले कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दिया था कि इनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, और शिक्षक साथियों ने भी ऐसा किया था, तो इनकी नौकरी नहीं जाएगी, ये तो स्पष्ट हो जाइए। हाँ, लेकिन ये अगर 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाते हैं तो उसकी नौकरी नहीं जाएगी, ये तो निश्चित रूप से नौकरी नहीं जाएगी, तो जाने की कोई बात नहीं। जी। अगर यदि कोई किसी ने परीक्षा दी ही ना हो तो क्या उनकी नौकरी रहेगी या जाएगी सर, इसके बारे में बता देंगे? जी जी जी, यही बात है इसमें भी कि उसमें जो आदेश जो आया है उसके आधार पर जो है जितने भी नियोजित शिक्षक चाहे परीक्षा दें या परीक्षा में पूरे 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो, तो वो उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वो नियोजित शिक्षक के नियोजित शिक्षक रहेंगे। हाँ, अब इसमें कंडीशन ये लागू होता है कि क्या वो नियोजित शिक्षक अगर कोई परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं वहीं पर रहूं, तो ये दिमाग से आप हटा दें, क्योंकि आपका ट्रांसफर तय है, आपको जाना ही होगा, अपने मूल विद्यालय में आप नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो है मैं चाहूंगा कि आप सक्षमता परीक्षा देके उत्तीर्ण हो जाएं, क्योंकि जिला संपर्क के आप शिक्षक हो जाते हैं और उसका सारी चीजें बदलती है, एनपीएस वगैरह सबका जितना भी लाभ वगैरह सब होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है। ट्रांसफर जब वैसे भी होना है, ट्रांसफर जब ऐसे ही होना है, तो हम सक्षमता परीक्षा देके हम उन फायदाओं, वो जो सारी फायदा जो लाभ मिल रहा है उसे हम लाभ क्यों नहीं प्राप्त करें, हम सक्षमता परीक्षा से क्यों भागें? तो सुना आपने साथियों कि अगर जो परीक्षा सोचते हैं कि हम नहीं देंगे तो ट्रांसफर से बच जाएंगे, सर आपको ट्रांसफर होना ही पड़ेगा। आपको जहाँ भेज दिया जाएगा तो वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा, ट्रांसफर निश्चित होगा। इसलिए आप मैंने कि बहुत अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम दें, सक्षमता परीक्षा दें। इससे क्या होगा कि आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास हो जाने के बाद जो है फिर आप कहीं भी जाइएगा तो उसके बाद जो है सो
आपके सैलरी स्केल में, आपके सम्मान, आपके प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा अंतर आएगा। अभी की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका ट्रांसफर तो होना है, तो इस बात को मन में ना रखें कि अगर एग्जाम ना देंगे तो ट्रांसफर से बच जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने आपसे इतनी सारी जानकारी को पाया। सर आप इसी तरह से हमारा हेल्प करते रहें और हमारे साथियों का मार्गदर्शन करते रहें। और दोस्तों मैं आपके सामने उपस्थित हुआ इतने सारे प्रश्नों को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो सर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली जानकारियों से रूबरू होना पड़े। धन्यवाद।